A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 26 पढ़ेंगे हमारे साइंस एमसीक्यू सीरीज का। हम इस सीरीज के थ्रू साइंस को रिवाइज कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस सीरीज का इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है एस्परजिलस एंड एगैरिकस। ये दो नाम आपको दिए गए हैं। एस्परजिलस का नाम आपको दिया गया है और एगैरिकस का आपको नाम दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है। क्या ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, क्या ये बैक्टीरिया है जो ओशन की बॉटम में मिलता है, ये स्पीशीज ऑफ फंगस है, या ये पैरासाइट है कोई जो बॉडी ऑफ बोवाइंस में जो बोवाइंस होते हैं उनके स्टमक में मिलता है, कोई ऐसा पैरासाइट है। ये तो किसका नाम है? ये एस्परजिलस एंड एगैरिकस। तो पहली बात जो आपको एक तो समझनी होगी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, एस्परजिलस पूछा गया और एगैरिकस पूछा गया है। तो अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी है तो हमने एस्परजिलस के बारे में पढ़ा था उसमें कि एस्परजिलस जो होती है, मैंने आपको बताया था कि वो एक पर्टिकुलर तरीके का ऑर्गेनिज्म है। तो आप इसमें से बताइए, क्या ये एल्गी हो सकती है, क्या ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंगस हो सकती है, या एक तरीके का पैरासाइट है। तो अगर आपको एक नाम भी क्रैक हो जाता है, जैसे कि एस्परजिलस जो है ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो अगर इस आप नाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको एगैरिकस के बारे में बाई चांस नहीं पता तो इस सवाल से, क्योंकि पहली बात ये क्लियर हो जाती है कि दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आप इसको क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, उस लेवल पे ज़्यादा है जिनको इसके बारे में नहीं पता। ये जो सवाल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर पर सीधा आने के बजाय अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको इस तरीके के सवालों को अप्रोच कैसे करना है, तो पहली बात आप समझ लीजिए, इस तरीके के सवाल जब भी लिए जाएंगे तो वो या तो करंट में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो उससे रेलेवेंस रखता है, अदरवाइज ये एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये करंट से रिलेटेड भी है और दूसरी बात ये है कि ये एनसीईआरटी में भी इसके बारे में हमने इसका नाम पढ़ा है, एस्परजिलस का नाम हमने ज़रूर पढ़ा है। ठीक है, तो ये करंट में क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि ये इसका सही जवाब है, ये एक स्पीशीज़ ऑफ फंगस है, ये एक तरीके का फंगस है। तो करंट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन है, कोरोना इन्फेक्शन के बाद हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। उस टाइम पर फंगस के बारे में पढ़ते वक्त हमने ज़रूर दोबारा से रिवाइज किया था, एस्परजिलस नाम का फंगस भी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। म्यूकोर नाम का फंगस जिसको ब्लैक फंगस कहा गया, फिर अलग अलग तरीके के येलो फंगस आया, अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शंस आते गए। तो ऑर्गेनिज्म जो कि यीस्ट होते हैं या म्यूकोर या राइजोफस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एगैरिकस, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये फंगस जो है किंगडम फंगस से बिलोंग करते हैं। हमने अपनी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। एनिमल्स एक जगह पे थे, प्लांट्स एक जगह पे थे। जो 5 जो क्लासिफिकेशन हमने की थी, पहले जो है फंगस को हम प्लांट्स के साथ क्लासीफाई करते थे। बाद में जो साइंटिस्ट हैं लेटर ऑन उनको समझ में आया कि वो प्लांट्स की तरह नहीं है, फंगस की स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए उसको प्लांट से अलग करके, एनिमल से अलग करके उसको अलग रखा गया, फंगस की कैटेगरी में डाला गया। फिर हमने बात किया, अगर हम इसकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो यीस्ट क्या होती है? ये सिंगल सेल होते हैं और ये यूकेरियोट होते हैं। दो तरीके की सेल के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव, और यूकेरियोट, यूकेरियोट का मतलब एडवांस सेल। तो ये एडवांस सेल है, एडवांस सेल का मतलब जिसके अंदर फुल फ्लेजेड न्यूक्लियस भी होगा। म्यूकोर जो है वो भी एक तरीके का फंगस है। राइजोपस है, ये भी एक तरीके का फंगस है जो कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेता है। सैप्रोफिटिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। पेनिसिलियम जो होता है उससे एंटीबायोटिक्स बनती है। एस्परजिलस जो फंगस है उसकी मोल्ड लाइक अपीयरेंस होती है। एगैरिकस क्या है? ये भी एक फंगस है जो कि मशरूम की तरह दिखाई देता है हमको। तो अगर आप फंगस को देखते हैं तो फंगस आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये हमने माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं। फंगस जो होता है, जैसे मशरूम एक फंगस है जो हमें बड़े साइज में दिखाई देता है, ऐसे ही फंगस के छोटे छोटे मोल्ड्स भी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एज वेल एज करंट दोनों से मिला के बनाया गया था। दूसरा सवाल जो है इस सेट का आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है।
तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंटी ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब आपको अगर समझ में आता है तो एंटी मीन्स उसका ऑपोजिट इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता था? ग्रीन हाउस का मतलब होता था, ग्रीन हाउस वो हाउस होता था जो कि प्लांट्स को उगाने के लिए ग्रीन कलर का ऐसे शेड लगा दिया जाता है, नीचे उसमें प्लांट्स को उगाया जाता है ताकि अच्छे से वो उग पाएँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? इस वाली हीट को ट्रैप करके रखता है ताकि प्लांट्स को प्रॉपर गर्मी मिलती रहे और जो है प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो। तो उसके लिए जो है ग्रीन हाउस ट्रेडिशनली बनाया गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता था? जिस तरीके से एक प्लांट के ऊपर शेड डाल दी जाती है, उसी तरीके से कुछ गैसेस ऐसी होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, वो जो आउट गोइंग रेडिएशन होती हैं विच इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैसी होती है? इनकमिंग रेडिएशन होती हैं शॉर्ट वेव, जो कि सन से आ रही हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको आने देता है। लेकिन जो हमारी अर्थ से, ये अर्थ है, जो हमारी अर्थ से रेडिएशन निकलती हैं, वापस निकलती हैं, जो रेडिएट बैक होती हैं, वो होती हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है उनको, और वो होती हैं लॉन्ग वेव। क्योंकि वो लॉन्ग वेव होती है इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर उसको क्रॉस नहीं करने देता, वो उसको ट्रैप कर लेता है। इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। दिस वॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी गैस इसमें से सारी चीज़ें हैं जो एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं। तो पहला पूछा गया था वोल्केनिक ऐश, दूसरा पूछा गया आपसे स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर एरोसोल्स, तीसरा आपसे पूछा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी है जो कि एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है, मतलब गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर, गर्म नहीं करती, उसको ठंडा करने में मदद करती है। तो क्या है इसके ऑप्शंस में दिया गया? 1 और 2, 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3। ये आपसे पूछा गया है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 1, 2 और 3 आता हो, तो तीनों तो नहीं है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आप सबसे पहले सबसे इजी को लीजिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आप जानते हैं, ये हम हमेशा रटते आए हैं छोटी क्लासेस से। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट डाल रहा है, एटमॉस्फेयर का गर्म कर रहा है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो होगा। 1 and 3 होगा या 2 and 3 होगा, ऐसा तो ज़रूर होगा। ये दोनों नहीं है, मतलब ये तो सॉरी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1 and 3 और 2 और 3 तो नहीं होगा, बच्चा 1 and 2 या फिर 1 ओनली। वोल्केनिक ऐश और स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर एरोसोल। अब वोल्केनिक ऐश जो निकलती है, वोल्केनो बर्स्ट हुआ, उससे राख निकल गई, तो वो जो राख निकलती है वो क्या करती है? वो इफेक्ट डालती है, वो जो राख के कण हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो उसको रेडिएट बैक कर देती है, वो आने नहीं देगी। अगर ज़्यादा राख प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा, नीचे का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब है 1 and 2 ओनली। दोनों जो हैं, वोल्केनिक ऐश भी और सल्फर एरोसोल जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, तो वो भी क्या करते हैं, उनका इफेक्ट भी होता है, वो रेडिएट बैक कर देते हैं रेडिएशंस को। तो इसका जवाब क्या है? 1 and 2 ओनली, ए। ठीक है, तो एंटी ग्रीन हाउस मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, ग्रीन हाउस समझा दिया। तो एंटी ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? जो एटमॉस्फेयर को कोल्ड कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, वो वाले गैसेस। तो अगर डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो क्या कर देते हैं? डस्ट पार्टिकल रेडिएट बैक कर देते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। इससे क्या होता है? इसका इफेक्ट आप एक और अगर इसका इफेक्ट देखेंगे तो जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, जो रेगिस्तान है या ऐसी धूल भरी जो हवाएं चलती है, तो धूल भरी जब हवा चलती है, एटमॉस्फेयर के अंदर धूल फैल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर फॉल कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रेडिएट बैक कर देते हैं, आने नहीं देते। तो जो धूप आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा। तो पहला स्ट्रेटोस्फेरिक जो सल्फर एरोसोल है, मतलब ट्रोफोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फर के एरोसोल्स चले जाते हैं, sulfur rich particle which exist in the stratospheric region of earth atmosphere, तो जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर in which they exist is known as stratospheric aerosol layer, उसको कहा जाता है। ये क्या करते हैं? These particle consist of mixture of sulfuric acid and water. They are created naturally as the photochemical deposition of sulfur containing gases, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। तो जब ये हाई लेवल में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को और एटमॉस्फेयर को ठंडा करने का काम आते हैं। एंड बाय मॉडिफाइंग द क्लाउड्स एज दे फॉल आउट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, तो मतलब ये एटमॉस्फेयर को ठंडा करने का काम करेंगे। ये दोनों चीज़ें,
CFCs जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, ये हम जानते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल था ये। तो HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये सब क्या होंगे, ये एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे। सवाल नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। उसने पूछा था बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स, मतलब बैट्स चमगादड़, बियर्स भालू, और रोडेंट्स मतलब चूहे जो होते हैं, रोडेंट्स जो उसको खोद देते हैं धरती को, वो जो है ये रोडेंट, जिनके मतलब चूहे बेसिकली उसके अंदर आते हैं, चूहे और एक मोटा चूहा होता है वो भी आता है इसके अंदर। तो ये जो है बैट्स, बियर और रोडेंट्स, इसके बारे में पूछा गया है कि ये जो है इसमें से कौन कौन हिबरनेशन करता है। सारे करते हैं क्या, सिर्फ बियर्स करते हैं क्या, सिर्फ बियर्स और बैट्स दोनों करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था हिबरनेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी ऑफ दीज, कोई नहीं करता हिबरनेशन। तो एक तो चीज़ आप समझ गए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है भालू तो हिबरनेशन करता है, ये तो इसमें तो आप बहुत बहुत क्लियर हो। तो 2 तो ज़रूर आएगा, लेकिन 2 ओनली, 1 और 2 और 1 2 3, ये तो तीनों में है। अब क्या करें, तो एक तो हट गया, अब 3 में से आपको पहचानना है क्या बैट्स हिबरनेशन करते हैं, क्या रोडेंट्स हिबरनेशन करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हिबरनेशन होता क्या है और वो क्यों किया जाता है। तो हिबरनेशन वो प्रोसेस है, वो हमारा कुछ एनिमल्स का वो मैकेनिज्म है जिससे कि वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को कुछ दिनों के लिए सुला देते हैं या फिर उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर देते हैं, जैसा कि नियर डेथ में चले जाते हैं, वो बिल्कुल सुला देते हैं अपनी बॉडी को। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएं, जो उनके पास कम से कम एनर्जी बची है उसको कंजर्व कर पाएं, उतनी एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि उनके लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। मतलब सांस आता रहेगा और वो सोते रहेंगे, बस उतनी एनर्जी का वो यूज़ करेंगे और एनर्जी को कंजर्व करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली कौन से एनिमल्स करते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बारे में आपको मैंने डिफरेंस बताया था। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते थे जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो जैसा जैसा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा वैसा बन जाता है। तो जब सन नहीं होता तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, तो धरती के नीचे चले जाते हैं या फिर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही हिबरनेशन में जाते हैं। ओके, ये आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब है सी, 1 2 3 तीनों। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो ट्रोपोर कहा जाता है, हिबरनेशन को ट्रोपोर या हिबरनेशन में जाते हैं। किस लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है वो अपना एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल लेते हैं, वो एक्चुअली रेगुलेट नहीं कर पाते, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। कौन है एक्सटर्नल सोर्स, सन, या फिर छाया में चले जाएंगे, शेड्स में। इसीलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही जनरली हिबरनेशन करते हुए देखे गए हैं। अब आपको देखना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या क्या आता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ये सारे मछलियाँ आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये सब के सब आते हैं, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, फिश, शार्क, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछ लिया गया, बियर तो था हमें पता था, बैट भी पूछ लिया गया और उसके अंदर रोडेंट भी पूछ लिया गया। तो इसका जवाब है ये तीनों। बैट्स भी करते हैं, कुछ वैरायटी के बैट्स होते हैं जो कि 60 70 दिन तक, 100 दिन तक हिबरनेशन में चले जाते हैं, नहीं उठेंगे अपनी जगह से और अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। और सेम इज विद रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या करेंगे, वो भी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो सारे ही एनिमल्स में ये फिनोमेना, तीनों तरीके के एनिमल्स में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। इस तरीके के जो सवाल दिए जाते हैं ना, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब ऐसा सवाल आपको दिखाई दे तो ये समझ लीजिए उसका आंसर 2 ओनली तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं होगा, पक्का उसमें कुछ ना कुछ कैच डला होगा, इन दोनों में से एक ना एक होगा। अगर इतना सीधा होता बियर्स, तो ये तो सबको पता है ना, ये सीधा सवाल इतना नहीं डालते, तो थोड़ा टेढ़ा सवाल तो डालेंगे। एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, एसएससी या दूसरे और एग्जाम जो है वो सीधे सवाल डालते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी भी सीधा सवाल नहीं डालता, स्टेट पीसीएस भी नहीं डालेगा जनरली ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 4 जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, यहाँ पे कॉमनली यूज मटेरियल दिए गए हैं, यहाँ पे उनके कुछ अनवांटेड केमिकल्स दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भैया कौन कौन सा इसमें करेक्टली मैच किया गया है, कौन सा इसमें गलत मैच कर दिया। तो पहला तो इन्होंने पूछा है कि लिपस्टिक है उसके अंदर क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसके अंदर लेड, ये बोला। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर एक अनवांटेड सब्सटेंस होता है ब्रोमिनेटेड
ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये पूछा गया। तीसरा, चाइनीज फास्ट फूड जो होता है उसके अंदर होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो अब अगर आप याद करेंगे, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल था। कम से कम आपको 2 चीज़ें तो इसमें से पता चल गई। 2 और 3 तो पक्का है। 3 तो पक्का है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत चर्चा में आया था, मैगी वाला इशू आया था, ठीक है, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट, राइट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट चाइनीज फूड के अंदर होता है, दिस इज करेक्ट। तो ये 3 तो रहेंगे, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। दूसरा एक इजी सवाल, एक इजी और है, लिपस्टिक के अंदर लेड होता है, ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। तो 1 भी रहेगा, तो 1 3 भी हो सकता है और 1 2 3 भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है। मैंने पूछा ना, बताया ना, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। तो यूपीएससी तो ऐसे ही ऑप्शन डालती है, बहुत मुश्किल ऑप्शन डाल देती है। 2 भी पता है तो भी आप इसको सही नहीं कर पाओगे। आपको तीनों पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका जवाब दे पाओगे। तो यूपीएससी क्या करती है, डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन होता तो आपको अगर 1 भी पता रहता और 2 पता रहते तो आपका श्योर शॉट आप आंसर पर पहुंच जाते। बट सिंस ये यूपीएससी का सवाल है, तो आपको जब तक तीनों पता नहीं होंगे तब तक आप श्योर शॉट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यू कैन सी दैट डिफिकल्टी। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है। इसका जवाब भी डी है, 1 2 3 है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उसके अंदर ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये जो बायोडिराइड फूड एडिटिव है, ये क्या करता है, इमल्सीफाई कर देता है सिट्रस फ्लेवर को, यूज टू इमल्सीफाई द सिट्रस फ्लेवर, इसलिए कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, स्किन लीजन हो जाते हैं, मेमोरी लॉस, ट्रैमर्स, मसल वीकनिंग, ये सारे इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लिपस्टिक की बात करते हैं तो लिपस्टिक के अंदर लेड होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लेड वाली लिपस्टिक या बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिपस्टिक अगर यूज़ की जाती है तो वो लेड जो है वो आपकी ब्लड के अंदर भी पॉइजनिंग कर सकता है। तो ये लिपस्टिक के अंदर अनवांटेड केमिकल होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो मैगी के अंदर डला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बन गया था, वो फ्लेवर एनहांसर होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से आप उस फूड को, जो वो मैदा डला होता है उस फूड के अंदर, उसके एडिक्ट हो जाते हो, वो टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो MSG जो होता है, लिक्विड ओबेसिटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम कहा जाता है, इसको न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट भी कहा जाता है। ये मैगी बैन के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, इसलिए ये सवाल डाला गया था। लेकिन एक वही बात है, अब यूपीएससी ने जब डाला था तो भाई यूपीएससी तो यूपीएससी है, क्या कर सकते हो आप। अगला सवाल जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 5 इस सेट का। इसमें आपसे पूछा गया है, सब इसमें सी सेट जैसा स्टेटमेंट डाल दिया इन्होंने, ऑल एलिफेंट्स आर हर्बीवोर, ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल टॉर्टाइज आर ओमनिवोरस। तो सारे के सारे एलिफेंट हर्बीवोरस होते हैं, ये तो आप जानते हो, वो घास खाते हैं। एनिमल तो कोई मांस मच्छी नहीं खाता, ये तो एकदम सही है। 1 तो एकदम करेक्ट है। तो पहले तो 2 3 को हटा दो, जिसमें 1 नहीं है, करेक्ट पूछा गया इसमें। ऑल बैट्स आर मैमल्स, हमने तो ये एक्सेप्शन में पढ़ा था कि जो बैट्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं, पेड़ पे उल्टे लटके रहते हैं, लेकिन ये क्या हैं, बर्ड्स नहीं है, ये मैमल्स है। एक्सेप्शन में एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा है, जो कोई भी एनसीईआरटी पढ़ेगा उसको ये दोनों स्टेटमेंट पता रहेंगे। तो 1 भी और 2 भी है, तो ये भी हो सकता है, और ये भी, ये हटा देते हैं, इसमें 2 नहीं है क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल टॉर्टाइज आर ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब होता है कुछ भी आगे, जैसे ह्यूमंस है, फिश आ गई तो फिश भी खा लेंगे, नॉन वेज आ गया तो वो भी खा लेंगे, वेज आ गया तो भी खा लेंगे, तो ओमनिवोरस। ऑल टॉर्टाइज और ओमनिवोरस ये पूछा गया। ऑल बैट्स आर मैमल्स, ये तो एक्सेप्शन एकदम करेक्ट है। ऑल एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस, ये भी एकदम करेक्ट है। ऑल टॉर्टाइज आर ओमनिवोरस, ये स्टेटमेंट है थोड़ा सा टेढ़ा। ओके, तो यहीं पे है कैच। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब है, इसमें 3 जो था वो गलत था। ऑल टॉर्टाइज आर नॉट ओमनिवोरस। एलिफेंट हर्बीवोरस होते हैं, ये तो हम जानते हैं। बैट मैमल्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब कैच था टॉर्टॉइज में, जो टॉर्टॉइज होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, जो टर्टल्स होते हैं वो सी पे रहते हैं, है ना। तो टॉर्टॉइज आर लैंड ड्वेलिंग रेप्टाइल्स, क्लोजली रिलेटेड टू द टॉर्टॉइज मरीन कजन। जो मरीन में रहते हैं उनको टर्टल्स कहा जाता है, जमीन पे रहते हैं उनको टॉर्टॉइज कहा जाता है। तो मोस्ट जितनी भी स्पीशीज होती हैं टॉर्टॉइज की हैव हर्बीवोरस डाइट। जो ज़मीन पे रहने वाले टॉर्टॉइज होते हैं उनकी मोस्टली डाइट जो होती है वो हर्बीवोरस होती है। लेकिन जिसमें वो क्या क्या खाते हैं, ग्रास वीड्स। टॉर्टॉइज जनरली हैव लाइफ स्पैन मोर देन ह्यूमंस। तो इसलिए ऑल टॉर्टॉइज आर नॉट ओमनिवोरस। ज़मीन पे रहने वाले जो टॉर्टॉइज हैं वो वेजिटेरियन टॉर्टॉइज होते हैं। सी के अंदर जो टर्टल्स रहते हैं, जिनको टर्टल्स कहा जाता है, वो जो होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। वो प्लांट्स भी खा लेते हैं, वो एनिमल्स भी खा लेते हैं। ठीक है,
तो ये एक एक्सेप्शन था इसमें। अगला सवाल जो इस सेट का है वो सवाल नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। ये केरला पीसीएस में 2018 में पूछा गया था सवाल। इसमें पूछा जा रहा है, बहुत आसान, बहुत ही सीधा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनसीईआरटी का सवाल, सीधा का सीधा एनसीईआरटी का सवाल है। थर्मोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, सोनोमीटर होता है या स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो बहुत सीधा सवाल है। बैरोमीटर से प्रेशर आप मेजर करते हो, तो दिस यू नो। इससे थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हो, दिस ऑल्सो यू नो। तो सीधा सवाल। तो बैरोमीटर क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू मेजर द प्रेशर इन सर्टन एनवायरमेंट। प्रेशर टेंडेंसी कैन फोरकास्ट शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वेदर। मेजर क्यों कर रहे हैं हम प्रेशर? मतलब जो लोग हैं वो बैठ के बैरोमीटर को लगा के प्रेशर क्यों मेजर करते हैं? प्रेशर मेजर करने का कारण ये होता है मेट्रोलॉजिस्ट के पास, जब जब प्रेशर फॉल करेगा, जब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जब शुरू करेंगे तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। जब साइक्लोन्स आते हैं तो प्रेशर फॉल करता है, जो अगर उसकी आई होगी वहाँ पे प्रेशर फॉल करेगा। कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उससे आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, जो गोल गोल चक्कर बनता है। जैसे ही प्रेशर फॉल करेगा तो सारी की सारी एयर उस लो प्रेशर में आना शुरू कर देगी, तेज़ी से आएगी, तो उससे साइक्लोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए प्रेशर को मेजर किया जाता है ताकि ये देखा जाए कहीं पे एक्सेप्शनली लो प्रेशर क्रिएट तो नहीं हो गया, क्या वो गोल गोल घूमना तो शुरू नहीं हो गया, वो कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, सी के ऊपर हुआ है या लैंड के ऊपर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती है मेट्रोलॉजिस्ट को, और वो फोरकास्ट करते हैं कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कहाँ पे की जाती है ये फोरकास्ट? ये फोरकास्ट जनरली की जाती है कोस्टल एरियाज़ में। वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई बहुत तेज़ हवाएं चल सकती है, जो सी है हमारा बहुत अशांत हो सकता है, मछुआरे हैं जो अपनी बोट लेके कृपया ना जाएं, अगर जाते हैं तो कॉशन रखें। तो ये सारी चीज़ें एडवाइजरीज जारी की जाती हैं, तो इसीलिए बैरोमीटर से प्रेशर मेजर किया जाता है। तो जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, चेंजेस एवरी डे ड्यू टू विंड पैटर्न, टेम्परेचर, अर्थ का स्विंग, इन सब के ऊपर वो डिपेंड करता है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे बैरोमीटर कैसे बनाया गया, ये सारा इसमें दिखाया गया है, राइट। अगला सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, नाइट्रोजन बेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, एनसीईआरटी का सवाल। ओके, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा ये सवाल, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया थायमिन, एडेनिन, गुआनिन एंड यूरासिल। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में जब पढ़ रहे थे हम एनसीईआरटी सीरीज में, तब मैंने आपको बताया था ए टी के साथ पेयर करता है, सी जी के साथ पेयर करता है। तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये चार जो थे हमने डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ा था इन चारों को। तो इसमें से कौन सा मिसिंग है? सी मिसिंग है, और सी की जगह पे इन्होंने यूरासिल लगाया हुआ है। तो डीएनए के अंदर तो साइटोसिन होगा, यूरासिल नहीं होगा। यूरासिल कहाँ पर होता है? यूरासिल होता है आरएनए में। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब है डी। हम इसको लर्न कैसे करते थे? मैंने आपको बताया था, जब हम छोटे थे मैंने ये बताया था, मैं जब क्लास 12 में थी तो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था ए के साथ जी होगा, सॉरी ए के साथ टी होगा, सी के साथ जी होगा। और हमने लर्न कैसे किया था? जो निमोनिक था, आया था चला गया, आया था ए के साथ टी, सी के साथ जी। तो अगर आपके पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का तो आप दूसरी स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ए है तो उसका कंपेरेबल कौन होगा? टी होगा। इधर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए होगा, और वैसा मतलब सीक्वेंस आप उसको बना सकते हैं। एक सीक्वेंस अगर आपको पता चल जाती है तो दूसरी सीक्वेंस आप लिख सकते हो। तो जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है उनको तो ये मालूम है, जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको मैं बता रही हूँ, आपको ऐसे ही लर्न करना होता था। आया था चला गया, आया का मतलब एडेनिन, टी से थायमीन, सी से साइटोसिन, जी से गुआनिन। तो ये सारे होते हैं डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है? सिर्फ सी को हटा के यूरासिल आ जाता है, साइटोसिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो न्यूक्लियर जो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, न्यूक्लियो बेस, इनको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, और ऑफन सिंपल बेस भी इनको हम कहते हैं। आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, जो क्या करते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं। विद ऑल ऑफ दीज मोनोमर, ये सब डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड कंपाउंड बना रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यूरासिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होगा। किसको रिप्लेस करके होगा? साइटोसिन को रिप्लेस करके होगा। सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान सवाल। अगर आपने ये वाली मेरी क्लास, मेरी ये बात सुनी है तो, नहीं सुनी है तो बहुत मुश्किल सवाल, आप उसको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट करेंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है।
ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है डीएनए का, ये आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। सॉरी, ये साइटोसिन की जगह पे नहीं होता, ये थायमिन की जगह रिप्लेस होता है। थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिए, मैंने आपको साइटोसिन बोल दिया था, ये थायमिन की जगह पे रिप्लेस होता है। जब डीआरएनए बनता है तो क्या होगा, जो ये थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, राइट। सो दिस वाज अ लिटिल करेक्शन। तो उसमें क्या क्या होगा, यूरासिल होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा और गुआनिन होगा। अगला सवाल जो है आपके सामने, सवाल नंबर 8 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो केरला पीसीएस में 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या होता है। बहुत आसान सवाल, एनसीईआरटी का सवाल, सीधा सीधा। एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जब आप एनसीईआरटी हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना होता है, कभी भी कोई केमिकल कंपाउंड है, उसका अगर स्पेशल नेम है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है उसका कोई स्पेशल नेम है तो उसको जरूर आप याद कर लो। तो इसमें ही हमने पढ़ा था, एक एसिड का नाम था, इन चारों में से कौन सा एसिड है जिसको हमने स्पेशल बोला था, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, एनसीईआरटी में स्पेशल दिया गया था। बताइए, सोडियम क्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड है, मैंने एसिड बोल दिया तो सोडियम क्लोराइड तो नहीं हो सकता, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें से कौन सा है जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, इसका जवाब है सी। तो जो H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ये कलरलेस ब्राउनिश डेंस ऑयली कोरोसिव वाटर मिसिबल लिक्विड है, इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, केमिकल्स बनाने के, एक्सप्लोजिव बनाने के और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के भी काम आता है। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बाय मेडिवल यूरोपियन एल्केमिस्ट है, तब से उसको कहते थे। क्यों ऐसा कहते थे, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग ग्रीन विट्रॉल। आयरन सल्फेट को जब रोस्ट करते थे तब हम सल्फ्यूरिक एसिड बना पाते थे। हिस्टोरिकली इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल रखा गया, क्योंकि पहले इसको कैसे बनाया जा रहा था, ग्रीन विट्रॉल जो होता था, आयरन सल्फेट जिसे आप कहते हैं, उसको रोस्ट करके बनाया जाता था। तो 93 से 98% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, डाइज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। डोमेस्टिक एसिडिक रेन क्लीनर, लेड एसिड बैटरीज, ये सारे उसके कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये सब आप पढ़ लीजिए, रिविजन करते टाइम आप ये जरूर पढ़ लेना कहाँ पे ये होगा। फर्टिलाइजर में होगा, यस। डाइज में बनेगा, यस। एक्सप्लोजिव में होगा, यस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यूज होगा, यस। डोमेस्टिक एसिडिक ड्रेन जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज होता है, यस। बैटरीज में होता है, यस। मिनरल प्रोसेसिंग में होगा, यस। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, यस। ऑयल रिफाइनिंग में, यस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये यूज होगा। ऐसा दिखाई देता था ग्रीन विट्रॉल, इसको रोस्ट कर ग्रीन विट्रॉल जो था ऐसा दिखाई देता था, इसको जब रोस्ट करते थे तो क्या बन जाता था, ऑयल ऑफ विट्रॉल, राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। अगेन एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल, उसमें आपसे बताया गया, ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कैंडेला है, ओम है, हर्ट्ज है या रेडियन है। तो अब इसमें से देखिए कौन कौन सी किस किस की यूनिट है। अब इसमें से सबसे पहले आप देख लीजिए, हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज क्या था, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ये तो आपको पता है, ये तो हटा दो, ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या बचा, कैंडेला बचा, ओम बचा और रेडियन बचा। अब आप देखिए, आपने एनसीईआरटी में किस किस का नाम सुना था, ओम का नाम सुना था, ऑब्वियसली इसका जवाब ओम ही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ओम जो है इसका सिंबल ये है, इसको एसआई यूनिट, द एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जिसको जर्मन फिजिसिस्ट जो थे जॉर्ज ओम जो थे उसके नाम पे रख दिया गया था। कैंडेला क्या है, कैंडेला जो है इससे हम मेजर करते हैं लाइट को, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में, और रेडियन जो है वो यूनिट है एंगल मेजर, प्लेन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल मेजरमेंट की। तो ये जो है आपको जरूर पता होना चाहिए, प्लेन एंगल मेजरमेंट के लिए रेडियन, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, ओम जो है रेजिस्टेंस मेजर करता है और कैंडेला लाइट। अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो यूपीएससी ने 2011 में पूछा था। इसमें पूछा गया था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है एक ह्यूमन बॉडी में टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड, लंग्स, टिश्यू। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था, पहले ब्लड में आती है, फिर लंग्स में जाती है, फिर टिश्यू में जाती है, या पहले लंग्स में आती है, फिर ब्लड में जाती है, फिर टिश्यू में जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है, ये इसमें से पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ईजी सवाल, एनसीईआरटी में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स होती है, हमारी जो चेस्ट कैविटी में लंग्स हैं, हमने नोज से सांस लिया, तो जो नोज से ट्रैकिया के थ्रू अगर हमारे बॉडी के अंदर गया तो वो लंग्स में जाती है पहले ऑक्सीजन,
ये लंग्स में जा गई, ऑक्सीजन चली गई, तो यहाँ पे एल्वियोलाइज होते हैं, एल्वियोलाइज के साथ छोटी छोटी कैपिलरीज लगे होते हैं। तो पहले लंग्स में गया, फिर कहाँ चला गया, ब्लड में, वो कैपिलरीज उसको उठा के ले गई और फिर वो सारी जगह पे हमारी बॉडी में फैला हुआ है, उसने टिश्यूज़ को दे दिया। बहुत ईजी है। किसके लिए ईजी है? जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसने एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके लिए बहुत ईजी सवाल है। तो इसमें क्या है, इस डायग्राम से आप देखिए, एयर आई हमने एयर को लिया, नोज के थ्रू लिया, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे कैपिलरीज लगी होती हैं, कैपिलरीज पिक कर लेंगी उस एयर को, और फिर वो जो एयर क्या होगी, कहाँ से पहुँच जाएगी, वो सारी की सारी एयर बॉडी में पहुँच जाएगी और अलग अलग टिश्यूज़ में पहुँच जाएगी, और फिर वहाँ से ऑक्सीजन उधर चली जाएगी, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, फिर से वो कैपिलरीज वेन्स उठा के यहाँ पर ले आएंगी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और फिर से वापस से लंग्स के पास जाके एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपनी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ते वक्त, क्लास 8 में, क्लास 9 में, 10 में, सारी क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इजी सवाल बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत अच्छा 2011 में पूछा गया। इस तरीके का सवाल रिपीट भी हो सकता है, आप हमेशा इसको रिपीट होते हुए देखेंगे इस तरीके के सवालों को। सो दिस वाज इट। ये हमारे सेट के 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।